जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए, जो इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम होने वाला है या फिर जिसका भी आगे होगा कभी, तो वो इस वीडियो के सारे आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बनाए गए हैं। तो ये किस तरीके से हमको आंसर अटेम्प्ट करने हैं उस चीज को हम इसमें जानेंगे। तो जो कल हमने वीडियो डाली थी उसके अंदर जो आपको देखने को मिला उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था जो किस तरीके क्वेश्चन पेपर में आता है। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो ये देखना, ये जो क्वेश्चन आता है आपका आता है डिफरेंस बेस्ड पर, कि डिफरेंस बताना होता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स, इसमें से 5 में से 3 करने होते हैं आपको। कोई भी 5 नंबर का एक होता है, 3 करने, 15 नंबर का पूरा क्वेश्चन होता है। तो जैसे इसमें दे रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम एंड लेक इकोसिस्टम, इसमें डिफरेंस बताना है कि तालाब जो पारितंत्र है और झील पारितंत्र दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले दोनों ही पानी से संबंधित हैं, तो जानते हैं दोनों में क्या है। तालाब एक जो है जलीय पारितंत्र का एक छोटा सा हिस्सा होता है तालाब पारितंत्र, जिसके अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। साथ ही साथ जीव जंतुओं के साथ साथ में हम देखते हैं वनस्पतियां, जैसे लाइकेन वगैरह है, वो भी उसी के अंदर रहते हैं। तो ये जो है तालाब पारितंत्र का एक हिस्सा है कि वो पूरी तरीके से उसमें किस तरीके से अपना हैबिटेट के तौर पे यूज करते हैं, उसका एक निवास स्थान के तौर पे यूज करते हैं, उसका एक उनका स्थल होता है जिसमें वो अपना निवास करते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है पॉन्ड इकोसिस्टम में कि ये पारितंत्र का सबसे छोटा, जलीय पारितंत्र का सबसे छोटा पारितंत्र होता है जिसे हम तालाब पारितंत्र कहते हैं। इसके अंदर हमारे मेंढक वगैरह हो गए, इसमें बड़े बड़े जीव नहीं पाए जाते, जैसे कि हम कहें कि मगरमच्छ वगैरह, वो नहीं देखने को मिलते। बल्कि हमारे को छोटे मोटे जो जीव होते हैं, जैसे एक आध कछुआ वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको, मेंढक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो तालाब होता है उसके हिसाब से वहाँ पे जो छोटे जीव होते हैं हमारे को वही देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बताना है। और कौन कौन से, जैसे आप जिसे काई कहते हो, जो काई जम जाती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। शैवाल, शैवाल का देखने को मिल जाएंगे आपको तालाब वगैरह में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको उसमें बतानी है। जैसे जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, किस तरह की वनस्पतियां उगती हैं उसमें, तो ये बतानी है। वनस्पतियां हमारे को पता है, जैसे कि वहां पे जो झाड़ियां उगेंगी अगल बगल में, उन्हें हम शैवाल के रूप में जानते हैं। जो हरी हरी काई जम जाती है तालाब के अंदर उसे शैवाल कहते हैं, तो लाइकेन के रूप में। ओके, वो बताना है उसके अंदर। और जीव जंतु कौन कौन से रहते हैं उसके अंदर, तो जो पानी में रहने वाले, मछलियां देखने को मिल जाएंगी छोटी मोटी, उसके अंदर मेंढक देखने को मिल जाएंगे। एक आध मगरमच्छ वगैरह तो बहुत मुश्किल होता है कि हो, बल्कि कछुआ वगैरह एक आध जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, या अपने छोटे मोटे जो शहर में आप देखते हो कहीं कहीं पे तालाब जो देखने को मिल जाते हैं, वहां पे ये सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपका वो भी उसमें लिख सकते हो आप। तो उसमें, और लेक इकोसिस्टम क्या है, जो झील पारितंत्र है। झील पारितंत्र जो है तालाब से बड़ा जो जलीय पारितंत्र होता है उसे हम झील पारितंत्र के तौर पे देखते हैं। कुछ जो लेक होती है आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है, जो वहाँ पे इकोसिस्टम होता है। तुम देखते हो कि वहाँ पे जो है हम देखते हैं डक वगैरह देखने को मिलते हैं हमारे को, जो बगुले वगैरह जो बाहर से आके रहने लग जाते हैं, तो वो हमारे को देखने को मिलते हैं जीव जंतु में। और वहाँ पे अगल बगल में पौधे लगे होते हैं बड़े बड़े थोड़े। तो वो सारा आपको बता देना है कि झील पारितंत्र जो है वो थोड़ा इससे बड़ा होता है तालाब पारितंत्र। उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं पर, जैसे मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात करें कि अनेक जो झील देखने को मिलती है हमारे को, लोकटक झील है, या फिर हम कहें जैसे लोकटक झील जो देखने को मिलती है हमारे को, वो क्या है सबसे ज्यादा, उसके अंदर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क तक है। तो वो चीज देखने को मिलती है हमारे को, उसके अंदर एक नेशनल पार्क भी देखने को मिल सकता है। और बड़े बड़े जीव जंतु, क्योंकि झील एक बड़ा हिस्सा होता है पानी का, तो वो इसके अंदर आपको बताना है। सेम चीज आपको 2-3 पॉइंट इसमें डालने हैं, जैसे कि वनस्पतियां कौन सी हैं, फिर जीव जंतु कौन से हैं, और किस तरीके का वहां पे हमारे को पूरा पारितंत्र देखने को मिलता है। और इस पानी को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, झील के पानी को, वो बताना है। तालाब का पानी मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर खराब होता है, उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है खेती वगैरह के लिए, वहां से पानी लेने के लिए। बल्कि और जबकि झील का जो पानी है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे एक प्रदर्शनी के तौर पर, एक पर्यटक स्थल के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद में ये आपका पहला हो गया। फिर उसके बाद में आते हैं दूसरा, जैसे नेशनल पार्क और जियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। और जियोलॉजिकल पार्क जो होता है हमारा प्राणी विज्ञान, वो प्राणी उद्यान जो होता है जहाँ पे प्राणियों को रखा जाता है। तो नेशनल पार्क जो होता है वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क के अंदर क्या है, जीव जंतु जितने भी होते हैं
है उनको एक नेशनल फॉरेस्ट में, वो भी एक नेचुरल तरीके से, मतलब वो जो रहते हैं वो सारे एक नेचुरल तरीके, प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का जो है मानव के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता उसमें। जबकि जियोलॉजिकल पार्क, जैसे आपने चिड़ियाघर देखा होगा दिल्ली का, या फिर कोई भी चिड़ियाघर होता है जहाँ पे हम देखते हैं, तो वहां पे क्या है, पिंजरे के अंदर बना के रखा जाता है, वो एक पर्यटक स्थल के तौर पर बस इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यो ह्यूमन मेड होता है जो जियोलॉजिकल पार्क होता है, प्राणी जो उद्यान कहते हैं हम, उसके अंदर हम अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को जरूर देखते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं होती। जबकि जो नेचुरल तरीके से नेशनल पार्क में हमारे को ये चीज देखने मिल जाएगी। जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, जो सबसे पुराना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप उदाहरण दे सकते हो। और जैसे ही प्राणी उद्यान जो है, जैसे कि दिल्ली का जू है, जियोलॉजिकल पार्क होता है, कोलकाता का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क हमारे को देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो। जियोलॉजिकल पार्क में क्या है, जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको सिर्फ बंदी बना के, मतलब उनको एक नेचुरल हैबिटेट में रहने को नहीं दिया जाता। जबकि नेशनल पार्क में क्या, नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो, तो ये हमारे को देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आपको ये बता देना नेशनल पार्क और जियोलॉजिकल पार्क में डिफरेंस क्या है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है ये बता देना एग्जांपल के तौर पे, हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में देखने को मिलता है हमारे को। और जियोलॉजिकल पार्क कलकत्ता का, जो जिसे हम आज के टाइम पे कोलकाता कहते हैं। ओके, कोलकाता जियोलॉजिकल पार्क जो देखने को मिलता है सबसे बड़ा जियोलॉजिकल पार्क है। और कोई और भी बहुत से नेशनल पार्क हैं जिनके आप नाम बता सकते हो अलग अलग राज्य के, वो बता देने आपको। उसके बाद में इसमें 2-4 नेशनल पार्कों के और भी नाम डाल देने हैं। जैसे हम कहें कि अभी के टाइम पे हमने चीते मंगाए थे, कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हम बहुत से और नेशनल पार्कों को देखते हैं, जैसे हजारीबाग है, पालामू है, दालामा है, या फिर हम कहें नवाबगंज है, चंद्रप्रभा, दो, ठीक है। ये जितने भी नेशनल पार्क हैं इनके नाम बता सकते हैं आप। राजस्थान के हमारे को देखने को मिलते हैं, घाना पक्षी विहार है ये, तो इनको बता सकते हैं आप। ओके, उसके बाद में बात आती है नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन की। नॉइज पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण के तौर पर देख सकते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो हमारे को नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलती है, जो ट्रैफिक वगैरह होता है, बहुत ज्यादा आप इरिटेट से हो जाते हो, या हमने देखा है डीजे वगैरह का साउंड बहुत ज्यादा साउंड में चल रहा होता है, जो हमारे जो कानों की क्षमता है उसके एक्सट्रीम लेवल पे उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि शोर, जिसे नॉइज कहते हैं हम। नहीं तो कुछ ध्वनि होती है जो मधुर लगती है हमारे को, जब संगीत सुन रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसी ध्वनि जिससे हम इरिटेट फील करें, बिल्कुल एकदम से अंदर से हमारे को ये लगता है कि क्या फीलिंग है, एकदम ऑकवर्ड सी फीलिंग आए, तो वो हमारे को ध्वनि प्रदूषण की उसमें रख दिया जाता है कैटेगरी में। जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, इधर से भी हॉर्न बजा रहा है कोई, उधर से भी हॉर्न बजा रहा है, तो हम इरिटेट से हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ध्वनि प्रदूषण का ही एक कारण माना जाता है। कि ध्वनि प्रदूषण किस कारण से होता है, वाहनों की वजह से, या फिर हम कहें ऊंचे आवाज पर जो संगीत बजाया जाता है उसकी वजह से, बहुत से कारण है, मशीनों की वजह से, जो फैक्ट्रियों में मशीनें लगी हुई हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने मिलती है, तो ध्वनि प्रदूषण में ये बता देना आपको। ओके, उसके बाद में इसमें थर्मल पॉल्यूशन में ये थोड़ा थोड़ा जल प्रदूषण से संबंधित है, मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन में, जैसे नदियों का, और ये कहें हम नदियों का, झीलों का, जो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, और साथ ही साथ जो पानी का लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सारा किसके कारण हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन के कारण। इसके लिए बहुत सी गैसेस अंदर उसमें फैल जाती हैं, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, कि हम देख रहे हैं कि पानी का टेम्परेचर जो है वो डाउन और अप हो रहा है, उसमें एक असंतुलन आ रहा है। कई जगह पे सुनामी वगैरह, जैसे रिसेंट की अभी घटना है जापान में जो सुनामी आई अभी, और उसे भूकंप के कारण से, पहले भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उसके बाद वो सुनामी देखने को मिली। तो ये सब जो घटनाएं देखने को मिल रही है हमारे को, आने वाले टाइम में जो होने वाला है, इसी के कारण आप देखोगे कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटियां हैं, तापीय वृद्धि जो हो रही है, जिसे हम कहते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, तो वो हमारे को किस कारण देखने को मिल रहा है, वो इसी कारण देखने को मिल रहा है कि हम धीरे धीरे जो ह्यूमन एक्टिविटी है बहुत ज्यादा हो गई है। हम बोलते हैं ना, विकास जो हो रहा है वो विनाश के पथ पर सवार होकर हो रहा है, कि हम विनाश भी कर रहे हैं अपना साथ साथ। तो वो आपको इसमें बता देना है नॉइज पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन में क्या डिफरेंस। थर्मल पोल्यूशन में बस इतना, पानी का जो लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो बर्फ पिघलते जा रही है, और पानी का जो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा हो रहा है, वो चीज इसमें आती है। फिर आता है चौथा, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेज उन्हें कहते हैं जो हम इसको लेकर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, आपको उसका जिक्र करना है इसके अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन कितने करेगा, कौन सी कंट्री पे पाबंदी लगाई जाएगी, कौन सी कंट्री को छूट दी जाएगी, वो सब कुछ तय करा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में।
ओके, तो ये आपको बताना है। इसमें हम 16 सितंबर को ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। वो इसलिए मनाते हैं कि ओजोन परत पे हम सही तरीके से वो कर सके, और ओजोन परत को बचाने के लिए ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत हमारे को देखभाल से करना होगा, बहुत समझदारी से इसका इस्तेमाल करना होगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वो हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो जितनी भी गैसें हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इत्यादि है, ये सारी जो गैसें हैं ये ओजोन परत में धीरे धीरे क्या कर रही है, एक तरह से ओजोन परत में जो छेद होते जा रहे हैं उसे बढ़ाते जा रही है। ये हमारे को देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैसेज में हमारी यही आ जाएंगी, ये भी रेफ्रिजरेटर से जो निकलती है, एसी से निकलती है, जो गैसें बसों से निकल रही है, यातायात के साधनों से, वो सारी जो है आपको इसमें बता देनी है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी इसमें बता देनी है। फिर है हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल देखने को मिलता है हमारे को, और एटमोस्फीयर जो वायुमंडल देखने को मिलता है। ये हमारे जो परत है उनमें ही है। जैसे जलमंडल में क्या है, सारे घटक आ जाएंगे जल से संबंधित, जितने भी नदियां, झीलें, महासागर, समुद्र, जितने भी हैं हमारे जल से संबंधित, तालाब इत्यादि, वो जलमंडल का हिस्सा है। और आपको पता होगा हमारी पृथ्वी पर 71% भाग में जल है, 29% जो है सिर्फ निवास स्थल है। तो ये आपको बताना है इसमें कि हाइड्रोस्फीयर जो है हमारे को किस प्रकार से देखने को मिलता है, वो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से, जिसमें हम झील भी कहेंगे, तालाब भी, नदियां, नहरें और समुद्र, महासागर, ये सारे जो है जलमंडल का हिस्सा है। और इससे बिना जलमंडल के जीवन भी संभव नहीं है। ऐसे ही बिना वायुमंडल के भी जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल में सारी गैसेज जितनी भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा हम कहते हैं जितनी भी जो गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन हो गई, ये सारी जो गैसें हमारे को देखने को मिलती हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी वायुमंडल का एक हिस्सा है। तो आपको ये बताना है इनमें डिफरेंस क्या है, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ओके गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगली वीडियो भी आएगी जल्दी, उसमें हम दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि स्टूडेंट्स को औरों को हेल्प हो सके। आप तो हेल्प ले ही रहे हो, साथ के साथ दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो का, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।